हेलो दोस्तों, एस आर चंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का टॉपिक। संघ सरकार में आपका पहला टॉपिक है राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी है आपके इस नोट्स में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है आपका अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का टॉपिक है, उसमें आपका अनुच्छेद है 52। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद बात आती है आपकी अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ यानी कि अपने सहयोगियों या फिर उस अपने से नीचे वाले अधिकारियों द्वारा कराएगा। अब है आपका आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होना है, क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है आपका आर्टिकल 54 में। है आपका आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में कहा है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा है। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसमें आपका एक नोट है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले और सबसे कम विधायक किस क्षेत्र के हैं? तो यूपी के विधायकों का मतमूल जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वो सर्वाधिक है, और जबकि सिक्किम के विधायकों का जो मतमूल है राष्ट्रपति के चुनाव में वो सबसे कम है। कहाँ का है? यूपी का सर्वाधिक और सिक्किम का सबसे कम। इसमें है वर्तमान में राज्य की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार मानी जाती है। हमारे वर्तमान में जो जनसंख्या मानी जा रही है, जहाँ 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी के अनुसार, उसी के एक बेस पे एक अनुमानित के तौर पर एक हर 10 साल बाद हमारी जनसंख्या की जनगणना की जाती है। 84वें संविधान संशोधन 2 फरवरी 2002 द्वारा 2026 के बाद होने वाली जनगणना पर आधारित होगी। मतलब हमारे 84वें संविधान संशोधन में कहा गया था, जो 2 फरवरी 2002 द्वारा हुआ था, उसमें कहा गया था कि 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी वो अलग होगी। मतलब 84वें संविधान अभी तक हमारी किससे चल रही थी? 1971 की जनगणना के अनुसार। अब चलेगी फिर हमारी 2026 के बाद जो होगी जनगणना, उसके आधार पर आगे की चलेगी। इसके बाद है राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए कुल वैध मतों का आदेश है और एक अधिक मत प्राप्त होना अनिवार्य है। मतलब कि जो हमारे विधायक जो वैध मत डाल रहे हैं उनको तो प्राप्त होने का आदेश है, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा एक अधिक मिलना चाहिए। बराबर हो, कई लोग अगर कोई 2 लोग हैं तो 2 में दोनों के कभी कभी बराबर भी होते हैं, तो लास्ट में जो एक मत बचेगा उनका तो वो मिलना ज़रूरी होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव संपूर्ण होगा। अब अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि उस राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगर अपना राष्ट्रपति चाहे तो अपनी इच्छा से अगर अपने राष्ट्रपति पद को छोड़ना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को बताएगा और जो हमारे लेटर होगा उस पर अपने त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर उपराष्ट्रपति को देगा और वो स्वयं अपने इच्छा से राष्ट्रपति के पद से हट सकता है। अब है राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, और यदि उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रिक्त होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने के लिए रखा जाता है। आर्टिकल 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में पद की तिथि से 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। मतलब जिस दिन राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, जैसे कि किसी भी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या वो स्वयं अपना पद छोड़ देता है या फिर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं। क्या योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए? सबसे पहली है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य अगर बनने की योग्यता है उसकी और 35 वर्ष की आयु पूरी है और भारत का रहने वाला है तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। उसे भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। आर्टिकल 59 है राष्ट्रपति का पद चुनाव करने के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए तथा 15,000 रुपये की जमानत राशि होनी चाहिए। जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं यानी कि 50-50 दोनों से होने चाहिए। उसके अलावा 15,000 रुपये की जमानत राशि राष्ट्रपति को जमा करनी होती है। इसके बाद है आपका आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब इसमें है 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पहले हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश से उनके विधायक राष्ट्रपति प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। स्पेशली दिल्ली और मतलब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के विधायक इसमें प्रक्रिया में भाग नहीं लेते थे। अब 70वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा दिल्ली और जो पुदुचेरी के जो विधायक हैं वो हमारे राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया में भाग अब लेने लगे हैं। आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। किसी भी सदन के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करके प्रस्ताव ला सकते हैं। यानी कि राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, किसी भी सदन के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले उसे 14 दिन पहले सूचित करेंगे कि हम आपके लिए महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। जो सदन प्रस्ताव लाएगा वह कुल सदस्यों के 2/3 से इस प्रस्ताव को पारित करेगा। लोकसभा या राज्यसभा में से जो भी सदन यह प्रस्ताव लाएगा और उसको प्रस्तावित करने के लिए 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होते हैं इस प्रस्ताव को मतलब पारित करने के लिए। उसके बाद है प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाएगा और दूसरा सदन जांच समिति गठित करेगा जिसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने को कहा जाएगा। 14 दिन पहले तो उसको 1/4 सदस्यों ने साइन करके उसको सूचना दे दी राष्ट्रपति को कि हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया जारी कर रहे हैं। उसके बाद उसी सदन ने 2/3 सदस्य के हस्ताक्षर करके उस प्रस्ताव को पारित किया और दूसरे सदन में भेजा। तो दूसरा सदन उसको क्या करेगा, उसकी एक जांच समिति बिठाएगा। उसमें राष्ट्रपति को कहेगा कि वह अपना पक्ष रख सकता है कि मतलब वो अगर अपने पक्ष में कोई सफाई पेश करना चाहता है तो वह कर सकता है। इसके बाद है जांच समिति प्रस्ताव को सही पाती है तो दूसरा सदन कुल सदस्यों के 2/3 से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को तुरंत हटा देगा। एक सदन ने तो दूसरे सदन में भेज दिया प्रस्ताव, दूसरे सदन ने जांच समिति गठित की और उन लोगों ने अगर पाया कि राष्ट्रपति दोषी है तो वह सदन तुरंत अपने सदन के 2/3 सदस्य से इस प्रस्ताव को पारित करेगा और राष्ट्रपति को तुरंत अपने पद से हटा देगा। अब है आपका आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह पूरा होने से पहले ही जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह करा दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रखा जाता।
अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं आपकी। सबसे पहली शक्ति आती है आर्टिकल 72 में क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ़ कर सकता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है। किसी की सज़ा को कम भी कर सकता है, बढ़ा सकता है, या फिर बिल्कुल माफ़ कर सकता है, और किसी की फांसी की सज़ा को भी रोक सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड माफ़ करने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति अगर किसी की फांसी की सज़ा को अगर रोक रहा है तो उसके लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मंत्रिपरिषद की सलाह की। अगर वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अगर ये कार्य करना चाहेगा तो नहीं होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये काम ज़रूर हो जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की शक्ति। और हमारे राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में कोई भी विधेयक आता है जिसके लिए विवाद हो रहा है तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की एक इकट्ठी बैठक बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह करता है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अब है आपका राष्ट्रपति की वीटो पावर, यानी कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। इसमें है आपकी सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग यानी जैल सिंह ने 1986 में डाक संबंधित विधेयक को रोकने के लिए किया था। वीटो पावर में ये होता है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई भी विधेयक आता है तो या तो राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की अगर मर्जी है उसके लिए मान्य करने के लिए तो वह उसे मान्य कर सकता है, और राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो उसको दोबारा भेज सकता है, दोबारा विचार करने के लिए सदन में भेज सकता है। उसके बाद अगर वो वहाँ से वापस आ जाता है, वापस भेजने के बाद अगर दोबारा से पारित करने के लिए विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित करने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि वापस आई हुई विधेयक को राष्ट्रपति को हर हालत में उसे पारित करना होता है। और जैवी वीटो पावर में ये किया जाता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है कि राष्ट्रपति बिना किसी को कुछ भी बताए चुपचाप उस विधेयक को अपने पास ही रख लेगा, ना वापस भेजेगा ना ही उसको पारित करेगा। तो इस वीटो पावर का यूज़ किया था सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक संबंधित विधेयक के लिए। अब है आपका आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करना। इसके बाद है आपका राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियाँ। भारत के प्रधानमंत्री की, भारत के महान्यायवादी की यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष। इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति स्वयं करता है। अब है आपका आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा। राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के कुछ हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका कारण युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। अगर किसी भी विदेश से कोई विदेशी आक्रमण करता है या फिर बहुत भारी युद्ध होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है देश में ही, देश के अंदर, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। पहली चीनी आक्रमण के समय 1962 में, दूसरी पाकिस्तान आक्रमण के समय 1971 में, और आंतरिक गड़बड़ी के समय जून 1975 से मार्च 1977 तक। अब है आपका आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य के राज्यपाल से सत्ता ना संभाली जा रही हो या फिर किसी भी कारणवश वो इस काम कोई भी काम करने में असफल रहा हो तो वह राष्ट्रपति को प्रस्ताव देता है कि आप हमारे यहाँ आकर पूरा काम जो है आप हमारा संभालिए। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति अपने अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।
और आपका है अनुच्छेद 360, ये है आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये वित्तीय आपात अभी तक तो नहीं लगा है, और इसकी घोषणा करता अगर राष्ट्रपति करता है तो आर्टिकल 360 के तहत करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आपके लिए यूपीएसआई और एसएससी जीडी और आपका आरपीएफ और रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स हैं और सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।